अंकित गाजियाबाद के मोदी नगर में एक किराए के मकान में रहकर पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पापा की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसे उसकी मां ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन 1 साल पहले अंकित की मां का भी देहांत हो गया। मां के देहांत के बाद अंकित ने अपने गांव की पुश्तैनी जमीन 1 करोड़ में बेचकर बैंक अकाउंट में जमा करा दी, ताकि पीएचडी खत्म होने के बाद जर्मनी जाकर आगे की पढ़ाई कर सके। और उसने पासपोर्ट भी बनवा लिया था। लेकिन एक दिन अचानक 6 अक्टूबर की रात को अंकित का फोन बंद हो गया। इससे पहले अंकित की बात उसके दोस्त बालियन से हुई थी। इसके बाद 7 से 10 तक फोन बंद रहा। 11 अक्टूबर को एरोप्लेन मोड पर कर दिया गया और वाईफाई से व्हाट्सएप चलाने लगा। 20 अक्टूबर के बाद फोन पर घंटी जाने लगी, लेकिन अंकित फोन नहीं उठा रहा था। 23 अक्टूबर को दिवाली पर भी अंकित का फोन नहीं उठा, तो अंकित के दोस्तों को चिंता होने लगी कि अंकित के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है, क्योंकि अंकित का फोन हमेशा ऑन रहता था और अंकित हमेशा अपने दोस्तों का फोन जरूर उठाता था। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर रहा था। वह केवल अपने दोस्तों से व्हाट्सएप चैट कर रहा था। उसके दोस्तों ने ऑब्जर्व किया कि अंकित के व्हाट्सएप चैट में बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है, जबकि वो पीएचडी कर रहा है, फिर भी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक कैसे? और वह हमेशा अपने दोस्तों को आप कहकर बात करता था, लेकिन अब वह तू कहकर बात कर रहा था। और उसने चैट लिख कर कहा कि आई एम सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ने सोचा कि भला ऐसा मैसेज क्यों किया। अब उसके दोस्तों का शक यकीन में बदल गया, इसलिए सभी दोस्त मिलकर पुलिस में कंप्लेन करने के लिए गए। तो पुलिस वालों ने कंप्लेन लिखने से मना कर दिया और कहा कि पहले सबूत लेकर आओ, फिर कंप्लेन लिखेंगे। अंकित के दोस्त भी पुलिस वालों से टकरा गए और कहा कि जाओ, हम खुद ढूंढ लेंगे। फिर अंकित के दोस्तों ने मिलकर अंकित मिसिंग के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ताकि किसी भी दोस्त को अंकित के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो ग्रुप में शेयर कर सके। ये सभी लोग अंकित के साथ कभी न कभी पढ़े थे। फिर उसके दोस्तों ने अंकित के गांव में जाकर अंकित का पता लगाने की कोशिश की। वहां उन्हें पता चला कि अंकित ने पुश्तैनी जमीन 1 करोड़ में बेचकर हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया है। फिर उसके दोस्तों ने अंकित के घर के मालिक उमेश से पूछा, तो उसने बताया कि अंकित उत्तराखंड गया है। लेकिन उसने अलग अलग दोस्त को अलग अलग तारीख बताई। विशाल को 23 अक्टूबर, ज्योति को 12 नवंबर। सभी दोस्त आपस में बात करते थे, इसलिए अंकित के दोस्तों को उमेश पर शक हुआ। अंकित का दोस्त विशाल जब उमेश के घर गया तो वहाँ उसकी दोनों बुलेट बाइक नहीं थी। इस पर उसका शक और गहरा गया। उन्होंने बैंक में अपने परिचित के माध्यम से अंकित के खाते की डिटेल निकलवाई। 6 अक्टूबर के बाद से उसके खाते से 21 लाख से ज्यादा पैसे निकाले जा चुके थे। अब उसके दोस्तों का शक यकीन में बदल गया। अब उसके दोस्तों को आशंका हुई कि उसका अपहरण करके कोई उसे खाते से पैसे निकाल रहा है। फिर सभी दोस्त बैंक की डिटेल, बाइक नाम मिलने और व्हाट्सएप मैसेज की फोटोकॉपी कराकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने 12 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और मकान मालिक से सख्ती से पूछताछ की, तो जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उमेश केवल 12वीं पास था। उसने कई क्राइम बेस्ड मूवी और शो देखे थे। उनसे वह एक बात जान चुका था कि अगर मरने वाले की लाश ही बरामद ना हो तो कत्ल का मामला साबित करना मुश्किल हो जाता है। मतलब सबूतों को मिटा देना कातिल के लिए जरूरी होता है। अंकित का कत्ल उसने 6 अक्टूबर को उसके ही कमरे में किया था। हत्या करने से पहले उमेश ने अंकित को नशीला पदार्थ दिया ताकि वह बेहोश हो जाए और फिर उसका गला दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। फिर यह सबूतों को मिटाने के लिए लग गया। उमेश पहले एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया करता था, जहां वह आरी की मदद से टूटे अंक पर चढ़ाए गए प्लास्टर को काटने का काम करता था और आरी से हड्डियों को काटने में भी एक्सपर्ट था। इसलिए उसने आरी से अंकित के शरीर के 3 टुकड़े किए। फिर अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को उमेश ने अपने दोस्त की कार मंगवाई। फिर लाश के टुकड़ों को पैकिंग पॉलिथीन में भरकर कार में रखा और घर से निकल गया। सबसे पहले वो खतौली के करीब गंग नहर पहुंचा
और वहाँ एक टुकड़ा नहर में फेंक दिया। फिर वो मसूरी में गंग नहर पहुंचा और दूसरा टुकड़ा वहाँ फेंक दिया। अब तीसरे टुकड़े को ठिकाने लगाने के लिए वो मसूरी गंग नहर से ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर एक सुनसान जगह पहुंचा और लाश का तीसरा आखिरी टुकड़ा उसने वहां ठिकाने लगा दिया। फिर वो कार लेकर वापस अपने घर लौट आया और कमरे की सफाई की। उसके बाद उसने कत्ल के दौरान पहने हुए अपने और मृतक के कपड़े जला दिए थे। यदि पुलिस उस तक पहुंच भी जाए तो उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस को ना मिले। जब उसे पता चला कि उसके दोस्त अंकित को ढूंढ रहे हैं तो उसने एक और प्लान बनाया। उमेश ने 1 दिसंबर को अपने साथी को अंकित का मोबाइल लेकर उत्तराखंड भेजा। वहां उसे हरिद्वार के एक एटीएम से 40,000 रुपए निकाले। उसके बाद 2 दिसंबर को उसने ऋषिकेश के एक एटीएम से 2 बार में 40,000 रुपए निकाले, ताकि अगर पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन और बैंक डिटेल निकाले तो वो गुमराह हो जाए और पुलिस को लगे कि अंकित जिंदा है और उत्तराखंड में घूम रहा है। वो अपने खर्च करने के लिए पैसे भी निकाल रहा है। उमेश ने बताया कि जब उसने अंकित से कहा कि काम धंधे में लगाने के लिए उसे पैसे की जरूरत है तो अंकित ने उसे 40 लाख उधार दे दिए, लेकिन अब वह रकम चुका नहीं पा रहा था और उसके ऊपर और भी बहुत उधार और लोन थे जो उसे चुकाने थे। इसलिए अब उसकी नजर 1 करोड़ जो जमीन बेचकर अंकित को मिली थी उस पर गड़ गई। उसने अंकित को मारने का प्लान बनाया। उसे लगा कि अंकित के माता पिता की मौत तो पहले ही हो चुकी है और वह अपनी अन्य रिश्तेदारों से ज्यादा संपर्क में भी नहीं है। इसलिए उसको भरोसा था कि अंकित के गायब हो जाने के बाद उसे ढूंढने के लिए वह केस की पैरवी करने कोई भी नहीं आएगा। इस वजह से वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। इसके लिए उसने अंकित के खाते से निकाली गई रकम से काफी पैसा अपना पुराना उधार और लोन चुकाने में खर्च कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह पकड़ा जरूर जाता है। अंकित का कातिल 2 महीने बाद पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा जरूर गया। उमेश कितना भी शातिर था, लेकिन उसने फिर भी एक गलती जरूर कर दी। उसने चैट के दौरान गलत स्पेलिंग यूज की, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को उसके ऊपर शक हो गया और उसे पकड़ने में सहायता की, जिसकी वजह से वह पकड़ा गया। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।